हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कुछ सब पार्ट्स। पहली चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, चर्चा इस पे करेंगे आज। इसमें जैसा कि पता है हमें कि मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी चार्ज से मेरा मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव से है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है किसी वेलोसिटी v से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर रिप्रेजेंट हो रही है b से, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज के, प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी v के, और प्रोपोर्शनल टू b के, और एक लास्ट चीज साइन थीटा के। यहाँ पे जो साइन थीटा है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है। ये चार चीज की डिपेंडेंसी जो है, ठीक है, ये डिसाइड करेगी कलेक्टिवली कि ये जो फोर्स है ये, अगर मैं सबको क्लब कर लूं, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डेफिनेटली इफ वी ब्रेक दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, दैट वुड बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आएगा k, वो k जो कांस्टेंट आया, विद दैट k इक्वेशन इज कन्वर्टेड एज F is equal to k QVB sin theta. All experiments reveal that k is equal to 1, then final equation is QVB sin theta. This is the formula when any charge particle enters in the magnetic field. Right? ध्यान रहे ये जो एंगल है थीटा, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इस इक्वेशन का जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म will be used to find the direction on the force. वेक्टर फॉर्म will be given as, जो इसका वेक्टर फॉर्म है वो आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है, इसी से हम लोग डायरेक्शन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, सो टू बी यूज्ड फॉर डायरेक्शन, टू बी यूज्ड फॉर डायरेक्शन। V का डायरेक्शन को B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो जो निकल के आएगा फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। Let us understand all these with the help of some cases. ठीक है, मैं कुछ केसेस लेकर के इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, केस वन अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल जो है, कोई एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं मैं, ठीक है, कोई एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो। सपोज प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स जो बनी हुई हैं ये अगर इक्विडिस्टेंट हो, इसको हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड कह देते हैं। इस यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सपोज कोई एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से अगर इस तरीके से किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा देखा गया, ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पैरेलल है इस समय किसके, b के। पैरेलल होना मतलब एज ए इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो फोर्स लिखूंगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो. सिंस साइन जीरो इज जीरो, देयरफॉर दिस इज जीरो. अभी कितना हो गया? m टाइम्स a इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो अपॉन m, दैट इज जीरो. ठीक, नाउ सेम इंफॉर्मेशन कैन बी रिटेन इन दिस वे ऑल्सो. dv by dt is equal to zero. This means velocity vector is constant. हमने कहा वेलोसिटी वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सेम रहेंगी. तो जो इसका पाथ होगा वो पाथ कैसा हो जाएगा? इसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन. क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस ये किया कि उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो पाथ का वैल्यू जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन. नाउ इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, तो मैं जानना चाहूंगा कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा. चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल. अच्छा, जो मोमेंटम फाइनल है वही इनिशियल है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो. ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर. अगेन सिंस वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल दोनों सेम है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ जाएगा? जीरो. ठीक है, ये ऐसा हो गया. पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, अगर इस केस में इफ दिस चार्ज पार्टिकल हैपेंस टू बी नेगेटिव, सपोज चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, ठीक है, तो कितना होता? चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव होता तो क्या फर्क पड़ जाता? ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल हैपेंस टू बी नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है, तब भी क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट, इसीलिए डेल्टा पी और डेल्टा पी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. मतलब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इस तरीके से बात हो गई कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या स्टेटस है और चेंज इन मोमेंटम का क्या स्टेटस है. अगेन लोकस भी कैसा होगा बेटा? इसका ही पाथ कैसा होगा? इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन ही होगी. ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दोनों का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ठीक है ना. केस टू जो केस टू है वो अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, कि प्रोजेक्शन जो है चार्ज पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, वो अगर एंटी पैरेलल हो, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट कर रखा है. ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, प्लस क्यू, और इसको ऐसा प्रोजेक्ट कर रखा है, ऐसा. ठीक, तब क्या होगा? तो लेट अस एनालाइज द केस. यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री? दैट इज 180 डिग्री. ऐसे में इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल है. जीरो वाले को बोलते हैं पैरेलल और इसको क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल है. मैथमेटिकली इस बात को हम लोग क्या कहेंगे? 180 डिग्री है. तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन 180 डिग्री. ये आ गया जीरो. यानी दोबारा से जो है स्टोरी वही होगी. ठीक है, कि अगर यहाँ पे जो इसका लोकस देखें तो कैसा आएगा? इसलिए जो एक्सेलरेशन है वही जीरो आ गई. तो dv बाई dt कितना आ गया? जीरो आ गया. तो वेलोसिटी कैसा आ गया बेटा? कांस्टेंट आ गया. तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? पाथ जैसा अभी देखा था ऊपर हम लोगों ने, पाथ कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन. लिख दिया पे स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यानी यहाँ भी पाथ जो है स्ट्रेट लाइन आ गया. ठीक, वो सारी चीजें रिपीट होंगी. चेंज इन मोमेंटम का क्या हल है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का स्टेटस क्या होगा?
ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, मोमेंटम भी 0। ये दो केसेस हमने देख लिए। और यहां पे ये बात भी कहना जरूरी होगा कि फॉर क्यू हैपन्स टू बी माइनस क्यू, ठीक है, नो चेंज इन डिटेल्स, ठीक है, मतलब चेंज इन मोमेंटम का वही होगा 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0, इसलिए चार्ज पार्टिकल के प्लस या माइनस होने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है ना, फाइन, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस वाले केस के ऊपर जहां फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये देखो, इसमें हमने प्रोजेक्शन जो है वो केस 3 के फॉर्म में ले रहा हूं। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है वो अब परपेंडिकुलर है। केस 3 कौन सा केस है ये? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। जैसा कि आप जानते हो कि यूनिफॉर्म फील्ड जब इस तरीके से शो होती है तो उसका डायरेक्शन कहाँ होता है? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब डायरेक्टिंग इनवर्ड आउटवर्ड, डायरेक्टिंग इनवर्ड। ठीक है, ऐसे में अगर ये वाला जो जोन है यहाँ पे 0 है और ये जो फील्ड है ये B इज इक्वल टू बी है, तो चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे जोन से फेंका गया जो जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट ए पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसको शॉर्ट किया गया इनटू द फील्ड विद वेलोसिटी v। तो इस समय वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पेपर के प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे में v और b के बीच का एंगल बिटवीन v एंड b ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाले केस में जो फोर्स आता है वो आएगा मैक्सिमम। क्यों आएगा मैक्सिमम? क्योंकि इस समय साइन थीटा का वैल्यू अपने हाईएस्ट लेवल पे है। तो कितना आ जाएगा बेटा? यहां से जो चार्ज पार्टिकल था जो फेंका था हमने वो अगर क्यू था, कितना आ जाएगा? क्यू वी बी इंटू 1। ठीक है, इसलिए एफ मैक्स की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। किसके बराबर? क्यू वी बी के बराबर। अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखें कि मैक्सिमम वैल्यू जो क्यू वी बी है, ठीक है, तो इसका पाथ कैसा होगा? ठीक है, उसके पाथ के बारे में भी बात करते हैं। अब आप ये बताओ वेक्टर फॉर्म क्या था बेटा? वेक्टर फॉर्म था एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा? 90। और फोर्स और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 90। ठीक है, इसका मतलब हुआ एफ डॉट वी। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नथिंग स्पेशल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही तो होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? एफ डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहां से इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई, ए डॉट बी इज ऑल्सो 0। फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, बी का ए के साथ भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरी चीज जो आपने यहाँ लिखी हुई है एफ डॉट वी, फर्स्ट लाइन में जो लिखी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो फर्स्ट लाइन में जो लिखी हुई है आपने ये वाली चीज, इसको क्या कहते हैं? एफ डॉट वी तो पावर होती है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू कितना बेटे? कितना आ जाएगा? दिस इज पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब मेरे को ये भी बात बतानी है आपको कि इसका पाथ कैसा होगा। तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है, इसका पाथ कैसा हो जाएगा? इसका जो पाथ होगा, पाथ विल बी सर्कुलर। अब ये जो सर्कुलर पाथ होगा वो सर्कल किधर बनेगा उसका डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप वी क्रॉस बी पहले परफॉर्म कीजिए। वी क्रॉस बी इस डायग्राम पे। ठीक है, वी कहाँ है? ये देखिए,
यहाँ पे v कहाँ है, आई कैप में, और b कहाँ है, माइनस k कैप में, है ना। तो v क्रॉस b जब परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है, यहाँ देखता हूं मैं, लिख देता हूं, जब आप यहाँ पे v क्रॉस b परफॉर्म करेंगे, f इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये है प्लस आई कैप क्रॉस माइनस ऑफ जे कैप, प्लस आई क्रॉस माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस क्या होता है बेटा, आई क्रॉस क्या होता है, माइनस जे, एक माइनस पहले से लगी हुई तो क्या आ जाएगा, जे कैप, ये निकल के आया जे कैप। नाउ दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू note as well as here that this j cap will hold good only for the charge is positive। ठीक है, ये जो j निकल के आया है, ये जो निकल के आया j, ये तभी तक सही है जब तक चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या करते, चार्ज यहाँ पे अगर होता नेगेटिव तो ये j को रिप्लेस करते किससे, माइनस j से। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन में v cross b is the direction of the force provided charge is positive। if the charge particle happens to be negative, ठीक है, तो v क्रॉस b करके जो आएगा उसको उल्टा कर ले। हम उल्टा करने का मतलब है माइनस है तो प्लस कर ले, प्लस है तो माइनस कर ले, या फिर v क्रॉस b भी कर सकते हैं, b क्रॉस b, b मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसका जो पाथ आएगा, वो पाथ जब ये जान गए कि सर्कुलर होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से सर्कल में इसको मोड़ देते हैं। ये सर्कल में इसको मोड़ करके ऐसे बाहर निकाल लिया जी। ठीक, इस बाउंड्री पे इस सर्कल का कहीं कोई सेंटर होगा ओ। ठीक है, और जैसा कि आपने पढ़ा है अभी कि पावर 0 है, तो अगर पावर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो जिस स्पीड से ये बाहर निकलेगा वो भी कितनी होगी, v। जिस स्पीड से बोला मैंने, जिस वेलोसिटी नहीं, जिस स्पीड से निकलेगा बाहर वो भी कितनी होगी, v। ठीक है, तो अब डायग्राम पे जब चीजें मेरे को दिख गई हैं कि ये इस तरीके से मुड़ करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो अब इन हालात में अगर हम ये सब निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे ऐसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेफिनेटली इज इक्वल टू 0। कैसे आया होगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा, मोमेंटम के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो आप डायग्राम पे देखें, ठीक है, ये जो पॉइंट है कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो पॉइंट है सी पे वेलोसिटी किधर है, माइनस आई कैप में, और ए पे किधर है, प्लस आई कैप में। तो सी पे मोमेंटम किधर हुआ, माइनस आई कैप, और बी पे किधर हुआ, और ए पे किधर हुआ, आई कैप में। ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो डाल दिया यहाँ पे मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, एम वी माइनस आई कैप, एम वी आई कैप, ये आ गया माइनस ऑफ 2 एम वी आई कैप। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे बेटे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ट्वाइस ऑफ एम वी माइनस आई कैप। फिर ये क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन ये हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसको हम लोग और आगे चलते बेटा, कितने देर में ये जो पार्टिकल आपने देखा होगा वहां पे, ठीक, इस तरीके से ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और ऐसा बाहर आ गया। यही था वहां पे पोजीशन। इस पॉइंट को मैंने ए कहा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने सी कहा हुआ है, ऐसा था। तो कितना बड़ा रेडियस लेगा ये, अब अगर रेडियस की जानकारी अगर लेना चाहें, ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं जानकारी। कैसे लेंगे जानकारी, फोर्स, ठीक है, फोर्स जो लगेगा वो लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर। क्यों लगेगा भाई, टू निगोशिएट ए सर्कल, ठीक है, वी ऑलवेज नीड टू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ centripetal force. This provision of centripetal force is being given by whom, the magnetic force, that is F, that is QVB। एक वेलोसिटी से कैंसिल हो गया बेटे, यहां से रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, mv डिवाइड बाई QB। mv डिवाइड बाई QB
इतने बड़े रेडियस में वो चार्ज पार्टिकल की ट्रेसिंग होगी। ये वो रेडियस होगा जिसमें चार्ज पार्टिकल ट्रेस करेगा। फाइन। पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस आर को डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं, मोमेंटम डिवाइड बाय क्यू बी, बिल्कुल चलेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एम वी इज कॉल्ड है मोमेंटम। ये मोमेंटम हो गया। नाउ दिस मोमेंटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैसा? 2m काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। फाइन। दिस radius can be represented in this way also. Which one? कैसे? 2m charge into pd डिवाइड बाई qb। ये कैसे आ गया? ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आ गया, चार्ज इंटू वर्क डन होती है, चार्ज इंटू पीडी होती है वर्क डन, अंडरस्टूड। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो इसको हम लोग लिख दिया लो चार्ज इंटू पीडी। एक जो बेसिक फॉर्म था यहां से, अगर इसको आप ऐसे लिख लेते अगर, तो भी कुछ बात और समझ में आती। चार्ज अपॉन एम और बी। चार्ज अपॉन एम को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज कूलम पर केजी हो गया, कूलम पर केजी, ठीक है। ये तो निकल के आ गया हमारा रेडियस के डिफरेंट फॉर्मेट्स। रेडियस के डिफरेंट फॉर्मेट्स को अगर हम लोग गौर से देखें तो हमने इसमें सब टाइप की केसेस को हम लोग इसमें इंक्लूड कर लिया हुआ है, ठीक है। मतलब रेडियस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कहाँ है? यहाँ है। रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो यहाँ है। रेडियस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज वो यहाँ है। रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ है। रेडियस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो यहाँ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये वाला चीज ऐसा होता है। फाइन। ये आ गया हमारा थर्ड केस, परपेंडिकुलर वाला केस। अब कितना देर लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट है ए से सी तक जाने में, ये देखो यहाँ है पॉइंट ए और यहाँ है पॉइंट सी। तो ए से सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ये भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा इसके लिए? देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस का फॉर्मूला था क्या? एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। यहां से इसको हम लोग पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा मतलब वी बाय आर निकालना, तो वी बाय आर निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? क्यू बी डिवाइड बाई एम। क्यू बी डिवाइड बाई एम के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, यही ओमेगा है और यही चीज ओमेगा है ना बेटा, यही चीज ओमेगा है। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी। यहां से टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ये समझना कि टाइम पीरियड जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखता, और टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रखता। एक्चुअली इसमें क्या है, जितना ज्यादा जोर से आप फेंकेंगे, मतलब जितना ज्यादा वी देंगे, उतना बड़ा रेडियस ले लेगा वो, तो टाइम पीरियड सेम रह जाएगा, ठीक है। अब टाइम एक्चुअली कितना लिया? टाइम ए टू सी, ये कितना टाइम लिया होगा? तो अगर कंप्लीट सर्कल अगर ट्रेस करता, अगर कंप्लीट सर्कल अगर ट्रेस करता तो हम क्या लिख देते? हम लिख देते कैपिटल टी। यहां ट्रेस क्या किया है? कंप्लीट सर्कल या हाफ ऑफ द सर्कल? हाफ ऑफ द सर्कल। तो कितना आ जाएगा? पाई एम बाई क्यू बी। यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने का टाइम। फाइन। ये था थर्ड केस का। थर्ड केस के बाद आपको मैं फोर्थ केस पे भी ले चलता हूं। ये देखो केस 4 में कैसे डील करना होता है। केस 4 में भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि भाई केस 3 में भी था 90 डिग्री और केस 4 में 90 डिग्री, तो ये केस अलग कैसे हुआ? ठीक है, ये डायग्राम से क्लियर होगा कि ये इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आई है। ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि इसके लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है
और यहाँ पे इस बाउंड्री से RH इसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं शो कर देता हूं। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चे। अब यहां पे एक कोई चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया। ध्यान रहे, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रही है। क्या ये केस 90 का है? यहां तो मैंने दिखा रखा है कि एंगल अल्फा है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये केस 90 का है। 90 डिग्री जो केस मैंने बताया आपको एंगल, वो किसके बीच का एंगल होता है? V और B के बीच का एंगल। तो V तो पेपर के प्लेन में है, V तो पेपर के प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड, आई मीन प्लेन के अंदर। तो पेपर पर और पेपर के नीचे इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 90। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी केस नंबर 4 में भी एंगल कितना है? 90 ही। अंडरस्टूड? तो फर्क क्या हुआ उस केस और उस केस में? वहां था थीटा इक्वल टू 90 प्रोजेक्टेड अलोंग हॉरिजॉन्टल, और ये क्या बेटा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्रोजेक्टेड अलोंग हॉरिजॉन्टल, या अदर देन दैट? अदर देन दैट। कितने एंगल पे? अल्फा एंगल। ठीक है। अब इसका मैकेनिक्स वगैरह देखना है कि ये कैसे बिहेव करेगी। सोचो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये कैसे गया होता? ये ऐसे गया होता। ये V का प्रोपोज्ड पाथ होता अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो। अब इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जो इस वक्त आपको ग्रीन कलर से शो हो रही होंगी। तो देखो, ये लाइन है वेलोसिटी का अंडर द एजम्पशन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मिसिंग। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? अभी लास्ट में हम लोगों ने किया था, वहां क्या था? जे कैप आया था। इसका मतलब हुआ चार्ज पार्टिकल यहां से घूमना शुरू कर देगा। सेंटर कहां होगा? सेंटर होगा इस वाली लाइन पे। कारण, क्योंकि ये लाइन फोर्स की है। यही लाइन फोर्स की क्यों है? अभी आया था ना उधर से जे कैप। तो चार्ज पार्टिकल यहां से मुड़ना शुरू कर देगा। मुड़ते 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 ये ऐसे जाएगा और ये बाहर हो जाएगा ऐसे। मतलब क्या हुआ इस बार? सेमी सर्कल ट्रेस हुआ कि लेस देन सेमी सर्कल ट्रेस हुआ? ठीक है, लेस देन सेमी सर्कल ट्रेस हुआ। ठीक, तो लेस देन सेमी सर्कल ट्रेस हुआ। बाकी रेडियस वगैरह वही रहती है, रेडियस वगैरह वही रहता है, MB डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, MB डिवाइड बाई क्यू बी। रेडियस तो वही है, रेडियस भी वही है। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड बोला मैंने, टाइम नहीं बोला मैंने। टाइम पीरियड कितना होगा? 2πm/bq। रहा सवाल कि पॉइंट ए से पॉइंट ए से सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अभी निकाल के दिखाते हैं। ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? ये बस ये खाली फाइंड करनी है, यही एंगल केवल खाली फाइंड करनी है बस। ठीक है, ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये कितना एंगल होगा? अल्फा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, 180 माइनस 2 अल्फा। फाइन, निकल के आ गया एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। तो टी ए सी में आ जाएगा इसी से। कैसे? जब कंप्लीट सर्कल घूम जाता तो एंगल ट्रेस करता कितना? 360। ठीक है, जब कंप्लीट सर्कल घूम जाता तो होता कितना? तो यूनिटी में कितना हो जाएगा? टी डिवाइड बाई 360। तो सेंटर पे कितना एंगल ट्रेस हुआ है? 180 माइनस 2 थीटा। ये निकल के आ गया, कोई मुश्किल नहीं था इसमें।
यही है हमारा टी ए सी। ये जो थीटा है यहाँ पे, जो मैंने थीटा लिखा है, यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा ही अल्फा है इस वाले केस के लिए। फाइन। और ये जो केस था वो एंगल था प्रोजेक्शन 90 डिग्री। ठीक, उससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको हटा दिया वहां से। मतलब थीटा ही अल्फा है, तो फाइनली यहाँ पे नजर आएगा 180 माइनस 2 अल्फा। राइट बेटा? ठीक है, ये निकल के आ गया यहाँ पे। और चेंज इन मोमेंटम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे ए पे आप मोमेंटम लिख लीजिए इनिशियल फाइनल, और सी पे लिखिए मोमेंटम इनिशियल फाइनल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किस में से किसको? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये वेलोसिटी था, तो ए पर वेलोसिटी जो आएगा, ए पर जो वेलोसिटी आएगा उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो कितना कितना हो जाएगा? v cos अल्फा प्लस v sin अल्फा, है ना? अब मैं निकालना चाहता हूँ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, और मैं निकालना चाहता हूँ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। उसके लिए ये सब काम करने पड़ेंगे। चेंज इन मोमेंटम इन बिटवीन ए एंड सी, ये निकालना चाहते हैं। निकल आएगा। कैसे निकल के आएगा? मोमेंटम एट ए इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल, यह आ जाएगा v cos अल्फा आई कैप प्लस v sin अल्फा जे कैप, और बाहर में मास से मल्टीप्लाई कर दूं। ये देख लो, ए पे डायग्राम देख लो। अंडरस्टूड? यहां पे क्या होगा? ये एंगल ज्योमेट्री से शो कर सकते हैं। ये भी कितना होगा? देखो, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल था यहाँ? अल्फा। वहां भी कितना एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल से? अल्फा ही आएगा। फाइन। तो निकल के आ गया यहाँ पे कितना? माइनस v कॉस, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मोमेंटम एट c इज इक्वल टू, दैट इज मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू m v cos अल्फा माइनस ऑफ आई कैप प्लस v sin अल्फा j कैप। ठीक है बेटे, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, निकल के आ जाएगा। आपको क्या चाहिए था? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल। कितना आ जाएगा? माइनस 2mv cos अल्फा आई कैप, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो आ गया 2mv cos अल्फा माइनस ऑफ आई कैप, ये निकल के आ गया फाइनली चेंज इन मोमेंटम। जहां तक सवाल है बेटे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, वो तो जीरो होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कितने एंगल पे गया था और कितने एंगल से पे वापस आया। भाई स्पीड का देखना होता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट वुड अमाउंट जीरो। ठीक है, इस तरीके से ये भी केस देख लिया आपने। एक केस वो भी हो सकती है, यहां हमने फेंका कैसे? अब हॉरिजॉन्टल, वो भी कर सकते हैं, बिलो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, बिलो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। यहां देखो, अगर कुछ ऐसा हो कि ऐसा कोई केस दे रखा है, फील्ड जो है वो लिमिटेड है, इतनी ही विड्थ है। ये विड्थ कितनी है? डी। इतने में ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इतनी ही विड्थ में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। राइट? और एक चार्ज पार्टिकल बाहर से
प्लस चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया अंदर। तो दिस वी हैव स्टडीड दैट रेडियस इज इक्वल टू कितनी होती है, mv डिवाइड बाई क्यूबी, कितनी होती है। सपोज करो इस r का वैल्यू अगर रेडियस से कम है, इस r का वैल्यू अगर रेडियस से कम है, तब तो ये बड़े आराम से ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे घूम करके वापस आ जाएगा। ठीक, अगर r इज इक्वल टू डी है, प्रिसाइज डी, r और d बिल्कुल आपस में इक्वल है, तब डायग्राम कहाँ दिखाई पड़ेगा? तो डायग्राम दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। मैंने ले लिया ऐसा, ठीक है बेटे, और इसको शो कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट हुई थी। अब ये ऐसा आ जाएगा, इसमें यहां तक फील्ड बना दिया हमने, मतलब यही वाला जो पार्ट है r इज इक्वल टू डी है। ठीक, दिक्कत तब आएगी जब हम लोग वो वाला केस देखेंगे। कौन सा केस? कि कैलकुलेटेड r का वैल्यू अगर d से बड़ा है तब क्या होगा। देख लेते हैं उसको भी। कैलकुलेटेड r का वैल्यू ये अगर d है तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। फाइन, यहां देखिए एक मिनट, अब चार्ज पार्टिकल यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, ये मुड़ता हुआ यहां से चला, चलता रहा, मुड़ता रहा मुड़ता रहा मुड़ता रहा, यहां जाके फील्ड ही खत्म हो गई। इसको भी और आगे जाना था ना, अब फील्ड खत्म हो गई। अब फील्ड खत्म हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसा आ गया। अब ऐसे में हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है ऐसे में कि चार्ज पार्टिकल जो है कितना देर में यहां से यहां तक गया होगा। कहीं सेंटर यहां होगा, ये वाला डी है, और तो इस ट्रायंगल में ये वाला भी डी ही होगा बेटे, है ना। पहले एंगल निकाल लेते हैं, कितना होगा एंगल। साइन थीटा कितना हो जाएगा इसका, साइन थीटा से लें, देखो ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा आर है ना, और ये वाला भी आर ही, सर्कल है ना, ठीक है, तो ये वाला भी आर ही है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, डी बाय आर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू आ गया बेटा डी बाय आर, यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, अगर डी वगैरह दिया हुआ है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू होती है ओमेगा टी, तो साइन वर्स डी बाय आर। अच्छा आर तो पता है मेरे को कितना होता है, आर का फॉर्मूला कितना है, एम वी डिवाइड बाई बी क्यू। यहां से हम लोग टी निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये जो ओमेगा है वो तो कैपिटल टी है, ये जो ओमेगा है ये तो कैपिटल टी है, तो 2 पाई/टी है। ठीक है, और इसको टी को रख देंगे 2 पाई/बी क्यू, ऐसे सॉल्व हो जाएगा इसका टाइम भी। अंडरस्टूड, ये था इसका एक केस। अब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब सेक्शन चेंज कर लेते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field, that is understood in magnetic field, है ना।
नाउ वेरी इजी, किसी भी कंडक्टर पे, लुक एट हियर, किसी भी कंडक्टर पे जिसका करंट एलिमेंट आइडियल है, उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है आइडियल क्रॉस बी। इसी से हम लोग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? यही परफॉर्म करेंगे करंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, सपोज करो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट प्लेस्ड है जिसकी लेंथ है L और करंट है इसके अंदर I और फील्ड थी B। ऐसे में इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्यों 0 हो गया? क्योंकि आइडियल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब इसको ओपन करेंगे हम लोग, जब इसको ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा? DF इज इक्वल टू आइडियल बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। फाइन। ये पहला वाला। दूसरा केस मैं ले लेता हूं, फील्ड ऐसे है और करंट एलिमेंट, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, वो ऐसे प्लेस्ड है। ऐसे में भी फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि जो करंट एलिमेंट है वायर के ऊपर कोई सा भी लेंगे आप, वो एंटी पैरेलल है किसके? बी के। तो साइन 180 हो जाएगा, है ना? तो जो फोर्स का वैल्यू होगा, जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आई, इसकी डिटेल्स लिख दो यहाँ पे, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो कितना हो जाएगा? आई एल बी साइन 180। ये कितना हो गया? 0। ऐसे केस में फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। अगर हम लोग इस बारे में बात करें कि नहीं, वायर अगर ऐसा रखा हुआ तो हम लोग क्या करें? ये अगर ऐसा ले लेते हैं, ऐसा रखा हुआ, ऐसे केस में फोर्स मैक्सिमम लगती है। कितना? BIL, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 है, इसे मैंने ब्रैकेट में 1 भी लिख दिया हुआ है, दैट 1 इज द रिप्रेजेंटर ऑफ द साइन 90। अब ऐसे में फोर्स का इत हुआ मैग्नीट्यूड पार्ट, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए आपने फॉर डायरेक्शन यही फॉलो करनी है। कौन सा बेटे? IL क्रॉस बी को फॉलो करना है। ठीक, IL वेक्टर कहाँ है? J कैप में। बी कहाँ है? बी कहाँ है? I कैप में। J क्रॉस आई, जे जे क्रॉस आई माइनस के, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, ऐसा करना है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और इस तरीके से देखें तब क्या हो? कि वायर जो है वो ऐसे ABC वायर, ये वाला पार्ट कैपिटल L, ये वाला पार्ट स्मॉल l। इन हालात में क्या करेंगे? तो हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो होगा फोर्स ऑन AB पार्ट प्लस फोर्स ऑन BC पार्ट। BC पार्ट इज 0 फ्रॉम द अर्लियर डिस्कशन। तो फोर्स ऑन AB कितना हो जाएगा? BIL और 1। डायरेक्शन कहाँ होगा इसका? डायरेक्शन
बताओ कहाँ होगा डायरेक्शन इसका? डायरेक्शन इसका हो जाएगा J क्रॉस I। मैंने पहले बताया डायरेक्शन कहाँ कैसे लेते हैं, IL क्रॉस B से लेते हैं, है ना। ये जगह J क्रॉस I, ये आ गया माइनस ऑफ K, ऐसे फोर्स लग गया। ठीक, थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। इट इज कर्व वायर, सेमी सर्कल में है और कर्व है, इसका रेडियस आर है। फील्ड बी, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमें ऐसा सोचना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि आप करंट एलिमेंट कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर समझने के लिए आप इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक इसको आप रिप्लेस कर लें बाय ए सिंगल वायर। मतलब क्या हम कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस वायर इज इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रेट वायर ए बी। यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वही आप इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट वेक्टर है ना। तो अगर कोई पाथ ऐसा है, इस पाथ का जो होगा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट ए से बी होगा। इसलिए इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, इस वाले को, इस कर्व वाइज सेमी सर्कुलर वायर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट वायर है। किधर स्ट्रेट वायर? ए से बी की तरफ। करंट कैसे दिखाएंगे? ए से बी की तरफ। लेकिन जब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग स्ट्रेट वायर से तो फोर्स तो जीरो हो जाएगी। कारण क्यों? क्योंकि नया करंट एलिमेंट जो स्ट्रेट जैसा है बी फील्ड के साथ पैरेलल है, तो आंसर कितना आ गया? जीरो। ऐसे देख लेते हैं। अब इसी में लेट मी ऐड वन मोर केस। ऐसा अगर बी होता और ये ऐसा होता, कोई एक इस तरीके से लूप लूप प्लेस्ड है करंट लिए हुए आई, ऐसे में क्या होगा बेटा? ऐसे में जैसे ऊपर रिप्लेस किया था ना, ऐसे रिप्लेस कर दो। तो क्लोज लूप में स्टार्ट पॉइंट है फिनिश पॉइंट है, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो घूम के वहां जाएंगे। तो ऐसे में जो फोर्स का वैल्यू, जो नेट फोर्स का वैल्यू आएगा, नेट फोर्स का वैल्यू, फोर्स नहीं, वो कितना आ जाएगा? जीरो। कारण इसका जो एल वेक्टर है ना वही जीरो है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। गॉट इट? ये था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइन। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ठीक, मान लो ऐसा होता तो क्या होता? फील्ड का नेचर ऐसा है, यूनिफॉर्म इनवर्ड फील्ड, और इसमें, इस जोन में, इसके अंदर एक कोई लूप, फ्लेक्सिबल लूप है ये, आई करंट लिए हुए इसको प्लेस कर दिया जाए। इस लूप की लेंथ वगैरह अवेलेबल करा दी जाएगी। ऐसे में क्या होगा? ठीक है, देखें जरा यहाँ पे डालते हैं ऐसे करंट। ऐसे में क्या होगा? अगर हम कोई इसका स्मॉल पोर्शन पिक करें, लीजिए मैंने नाम डाल दिया स्मॉल पोर्शन का ए बी। इस फोर्स ऑन ए बी पहले निकालिए। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होता है तो पता ही है आपको कि डी एफ इज इक्वल टू होती है आई डी एल क्रॉस बी। तो जो पोर्शन मैंने चूज किया हुआ है उस पोर्शन पे करंट एलिमेंट ऐसा आएगा,
और बी है अंदर की तरफ, तो फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे हम और एलिमेंट लें, हम इसी लूप के ऊपर और एलिमेंट लें, और एलिमेंट लें, बहुत सारे एलिमेंट लें, तो क्या देखेंगे हम लोग कि हर एलिमेंट पे फोर्स ऐसे लग रही है। ये करंट एलिमेंट है, ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर बहुत सारे एलिमेंट जब ले करके इसको जब वॉच करेंगे तो इतने सारे फोर्स लगेंगे, ठीक है। ये सारे फोर्स का डायरेक्शन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस लूप में एक आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स लग गया है ना। अब ये आउटवर्ड तरफ फोर्स लग गया तो ये वायर खिंच जाएगी। ठीक। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल लूप will be converted into a complete circle। इसको अगर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कैसे? आप इसको मान लो कि कोई फ्लेक्सिबल रस्सी थी और इस रस्सी के चारों तरफ, ठीक है, इस रस्सी के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए और सब इसको बाहर की तरफ खींच रहे हों, ठीक है। तो इसका शेप जो इमीडिएट शेप हो जाएगा वो तो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएंगी। फाइन। अगर इस लूप की लेंथ अगर एल है, लूप की लेंथ अगर एल है तो एल को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2πr। आर से मेरा मतलब ये कन्वर्टेड लूप रेडियस है। रेडियस निकाल लें। यहाँ पे क्या जीरो है? फोर्स ऑन सेगमेंट जीरो है कि नेट फोर्स ऑन द लूप जीरो है? फोर्स ऑन द सेगमेंट तो है, हर जगह फोर्स फोर्स लग रही है, ठीक है। फोर्स ऑन सेगमेंट जीरो नहीं है, लेकिन अगर पूरे हम लूप को देखें तो वो जीरो है। फाइन। अब मूव करते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एक स्पेशल लॉ है जो केवल और केवल इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसमें करंट है, ठीक, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं। मतलब बहुत लिमिटेड चीज की मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल सकती है। एम्पियर सर्किटल लॉ से किसकी निकल सकती है? अभी हमने क्या बताया आपको, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड। मतलब क्या हुआ, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं निकाल सकते जिसकी लेंथ लिमिटेड है, निकालनी पड़ेगी इनफाइनाइट का। इसका निकल के आ जाएगा, इनफाइनाइट का आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट लेंथ वाले का नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं? ये यूज करते हैं कैसे, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये जो है इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है जितनी बार थ्रेड करेगा, करंट थ्रेडिंग इन द लूप, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं जरा अभी दिखाता हूं। मुझे इस वायर की इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे को किसी एक डिस्टेंस पे निकालनी है। सपोज वो डिस्टेंस यहां से आर है, या ए ले लेते हैं, यहां पे मेरे को निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि गॉस थ्योरम में हम लोग यूज करते थे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस में क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, कि गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर जो है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। था ना कंडीशन वहां पे? गॉस थ्योरम को यूज करते समय ये कंडीशन, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या था कंडीशन बेटा, एक बार उसको जरा रिकैप कर लूं कि गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो पैरेलल होना चाहिए या होना चाहिए परपेंडिकुलर। ऐसे यहां भी कंडीशन है। वहां बोलते थे गॉसियन सरफेस, यहां क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप।
क्या कहते हैं, एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप पे अगर मैं कोई एलिमेंट लूं, कोई डीएल लूं, यहां कंडीशन क्या है, एम्पेरियन लूप के ऊपर अगर मैं कोई एक लूप लूं, लूप एम्पेरियन लूप के ऊपर कोई एक स्मॉल सेगमेंट लूं, उस सेगमेंट का जो डीएल वेक्टर होगा ना, वो या तो बी के पैरेलल होना चाहिए या होना चाहिए एंटी पैरेलल। ठीक, तो मैंने इससे ए डिस्टेंस पर इस लोकस को समझते हुए एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर लिया। अंडरस्टूड। अब इस लूप के ऊपर मैंने कोई एक स्मॉल सेगमेंट भी मार्क कर लिया। जो स्मॉल सेगमेंट है वो हम ऐसे दिखा देते हैं। ये दो पॉइंट बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं, उसको लिया मैंने, ये लिया हमने ऐसे। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। जो इस वायर का बी है वो डीएल के पैरेलल है पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी वायर पर जो डी है। ठीक, अच्छा लूप को हम लोग उल्टा भी ले सकते थे, उल्टा भी मैं उल्टा उल्टा लेके भी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी हमने लिया है अंदर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, बी डीएल कॉस जीरो। अभी कॉस जीरो कहां से आ गया बेटे, डॉट प्रोडक्ट था ना, तो बी और डीएल के बीच का एंगल लूंगा मैं। तो एट पॉइंट पी बी भी है माइनस के तरफ और डीएल वेक्टर भी कहाँ है, माइनस के तरफ, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना, ये आ गया म्यू नॉट आई। ठीक, इसे करना इंटीग्रेट, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्लोज लूप में कितना हो जाएगा, 2 पाई ए। तो ये आ गया बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर विच इज इनफाइनेटली लॉन्ग। यही रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव वहां भी की थी, किससे, भाइट-सावर्ट लॉ से। ठीक है ना, चलो अब मैं वो केस आपको लेकर दिखाता हूँ इसी का, कि अगर मैं डीएल उल्टा लेता तो हम लोग क्या लेते, अगर मैं डीएल लेता ऐसा उल्टा तो क्या लेते। मैं इसको रिड्रॉ करता हूं, ऐसा है एम्पेरियन लूप, ऐसा है, राइट, ये डिस्टेंस ए है। अगर मैं लूप बाहर की तरफ लेता तब क्या होता, तब यहां क्या आता, बी 2 पाई ए-1। क्यों -1 आता, फील्ड है यहाँ पे अंदर की तरफ, क्योंकि एरो ऐसे है ना, फील्ड है अंदर की तरफ और लूप लिया बाहर की तरफ। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस करंट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहां डालेंगे माइनस साइन। एक्चुअली ये माइनस साइन और प्लस साइन लिखने का तरीका क्या होता है वो भी करता हूं डिस्कस। इधर देखिए, लूप अगर आपने रखा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डीएल वेक्टर, एंड करंट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ये दोनों चीजें जहां आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगी तो आपने आई को साइन लेना है पॉजिटिव। यहां उल्टा उसका, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, तो भी फाइनल दिखाई पड़ेगा वही जितना हमारा पहले भी आया था। सेम रिजल्ट है, इसीलिए कौन से साइन कौन से आंसर निकालते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, स्टेट वायर का हो गया बेटा। अब हम करते हैं हॉलो पाइप का, राइट।
एक हॉलो पाइप है, इस हॉलो पाइप को एक्सटेंडेड दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके ये फेसेस डॉटेड दिखा दिए और इसमें करंट है आई। इस पाइप का ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और पाइप का रेडियस स्मॉल आर या कैपिटल आर में से कुछ भी ले लेते हैं, ये ले लिया। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक्सिस से ए डिस्टेंस पर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और ए डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम है, ठीक। तो सेम तरीका है, यहां पे क्या करेंगे, पी पॉइंट को इन्वॉल्व करता हुआ एक हमने लूप ले लिया जी, लूप ले लिया और लगा लिया क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो B इंटू 2πa इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। जब पाइप ही हॉलो है तो अंदर कोई करंट नहीं होगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हॉलो पाइप में कितनी होती है, अंदर जीरो। कहाँ पे जीरो होगी, हर जगह, हर जगह। क्या एक्सिस के पास भी, क्या एक्सिस के पास भी, बिल्कुल एक्सिस के पास भी, राइट। अब हम कोई पॉइंट लेते हैं P1, P1 पॉइंट कहाँ पे, सरफेस पे है, इस बार एम्पिरियन लूप ऐसा हो जाएगा, ठीक। तब क्या लिखेंगे, B एट पॉइंट P1 दैट इज B सरफेस के लिए क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। कैसे आया होगा ये, ऐसे B 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां से निकल के आ गया ये, अंडरस्टूड। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, नहीं मेरे को बाहर भी निकालना है, ठीक है, कहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, पॉइंट P2 पे निकालना है। P2 डिस्टेंस कितना है यहाँ से, कि y डिस्टेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये रहा एम्पीरियन लूप इस बार। फॉर पॉइंट P2, B पॉइंट P2 इस बार क्या हो जाएगा, B 2πy इज इक्वल टू कितना बेटे, म्यू नॉट टाइम्स इस पूरे 2πy के विदिन कितनी करंट है, आई, ये आगे आई, तो ये B कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई 2πy, ठीक। ये सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में डाल दें, कैसा आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस पे तो कोई फील्ड ही नहीं होती, अभी 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 डिस्कशन हुई थी, एक्सिस पे कोई फील्ड नहीं होती, एक्सिस के विद इन एक्सिस से थोड़ा और आगे चलें लेकिन सरफेस के अंदर ही रहें, कोई फील्ड नहीं होती। ये सारा यहां तक ग्राफ विल बी ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे ही हम लोग आएंगे कहा, सरफेस पर, ये आ जाएगा बी मैक्स, ये आ जाएगा बी मैक्स। बी मैक्स यानी कि सरफेस पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π स्मॉल आर, और ये आउटसाइड वाले रेंज में क्या होगा, बी प्रोपोर्शनल टू 1/y। अंडरस्टूड, कोई परेशानी तो नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये जो बी फील्ड है ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, ग्राफ को अगर देखें हम लोग, ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, सरफेस पे आकर के डिसकॉन्टिन्यू हो गई है, ठीक है ना। सो दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, राइट, ये आ गया इसका। अगर हम लोग बात करें सॉलिड पाइप में, सॉलिड पाइप में जब अगर करंट हो तो ये सॉलिड पाइप हो गया बेटा, ठीक है ना, सॉलिड पाइप हो गई। इसकी सॉलिड, सॉलिड नीचे को दिखाने के लिए इसको मैं हेज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉलिड है, नीचे भी दिखा देता हूँ,
एक्सटेंडेड क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। ये एक्सेस लेट मी ड्रॉ अगेन। ये एक्सेस रेडियस आर। अब हमारे को इसमें निकालना है, यहाँ पर पॉइंट पी पर निकालना है। पॉइंट पी यहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, एक्सिस से निकल आएगा। इसको क्या करें हम लोग, एम्पेरियन रूप ले लिया जी। तो फॉर पॉइंट पी क्या लिखेंगे, बी 2πx इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, जो करंट है वो तो पूरे पाइप में है, ठीक है ना, मतलब कि पूरे पाई आर स्क्वायर में, ये जो पाई आर स्क्वायर है उसके विद इन कितनी करंट है, आई है। तो पाई एक्स स्क्वायर में कितना होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे, आई डैश कैसे निकालेंगे वो बताने जा रहा हूं। पाई आर स्क्वायर इस क्रॉस सेक्शन में करंट है आई, तो पाई एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर देते हैं। फिट करते दिख जाएगा आंसर कितना हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2πx। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया बेटे, कितना बचा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2π आर स्क्वायर और एक्स। अगर मैं करंट अपॉन एरिया को क्लब कर लूं एज अ करंट डेंसिटी, इसको मैं क्लब कर लूं अगर एज अ करंट डेंसिटी, ये आ गया म्यू नॉट जे एक्स बाई 2। मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। अब आप इससे एक्सिस का भी निकाल सकते हैं बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0। एक्सिस निकालने क्या क्या करना पड़ेगा, इसको 0 पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी एक्सिस पे कोई फील्ड नहीं होती। अगर आपको सरफेस का चाहिए, आपको सरफेस का चाहिए तो सरफेस के लिए हम लोग क्या पुट कर लेंगे, एक्स को आर पुट कर लीजिए। बी सरफेस चाहिए तो सरफेस के लिए इसी फॉर्मूले में आर पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2। जे को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, जे को यहाँ पे ओपन किया सकता है, ठीक है। जे तो करंट डेंसिटी है ना, करंट अपॉन एरिया है, ठीक है, तो हाँ लिख देते हैं। कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, निकल के आ जाएगा यहाँ से, एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इसका ग्राफ कैसा का बेटा, अच्छा एक बाहर का भी कर लेते हैं। बाहर का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि ये पॉइंट है ना, ये बाहर का कोई पॉइंट यहाँ हो गया, वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी डैश, तो पी डैश के लिए क्या लिखेंगे, पी डैश के लिए फॉर पी डैश, फॉर पी डैश हो जाएगा हमारा बी 2πy। इसमें y क्या है, y दिखाते हैं डायग्राम पे, y है एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस, 2πy हो गया, इज इक्वल टू इस 2πy के विदिन कितनी करंट है, उसके अंदर पूरी पाइप है, ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πy। ग्राफिकली ये ऐसे फॉलो कर लेगा, b इज इक्वल टू वेट अ मिनट, अंदर में जो ग्राफ आएगा वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कारण b इज प्रोपोर्शनल टू x है। सरफेस पे आके मैक्सिमम हो गया और बाद में फिर ये आउटसाइड वाला पार्ट है। आउटसाइड पार्ट में b प्रोपोर्शनल टू 1/y, इनसाइड पार्ट के लिए b प्रोपोर्शनल टू x, और ये वाला जो पार्ट है ये b मैक्स है। यानी पाइप का केस और रॉड के केस में मैक्सिमम जो होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है बेटा। विद दिस आई एम लिविंग हियर, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।